हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एकेडमी 2017 में स्थापित हुई और पिछले 5 सालों से हम लोग लखनऊ में हैं। और लखनऊ में बच्चों को जूनियर इंजीनियर की तैयारी कराने में बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के और सिविल के अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टेड हुए हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, मिलते रहते हैं। उसके अलावा हम लोग एक कोर्स और चलाते हैं जिसको टेक्निकल ग्रेड 2 के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन का पद है जो विभिन्न डिपार्टमेंट, जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएल हो या यूपी आरबीएनएल हो या अदर स्टेट के जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं जो बिजली बनाते हैं या बिजली का वितरण करते हैं, वहाँ पे एक आईटीआई का पद निकलता है। जब भी निकलता है बहुत ज़्यादा निकलता है, लगभग हर साल निकलता है। उसके हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। इस समय 891 पद आए हुए हैं जिसके लिए बच्चे बहुत झूम कर तैयारी कर रहे हैं और उसका ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। इसके अलावा टीजी 2 का हम लोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। लेकिन अभी एसएससी जेई में हम टेक्निकल का ऑनलाइन बैच लॉन्च करने के प्रयास में हैं। काम जारी है, रिकॉर्डिंग चल रही है और भी कुछ काम चल रहा है क्योंकि ऑनलाइन के लिए बहुत काफ़ी काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कर रहे हैं। जल्दी ही उम्मीद है कि हम लोग एसएससी जेई के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के भी ऑनलाइन बैच के साथ आपके सामने होंगे। हाँ, एसएससी जेई में जितना नॉन टेक का पोर्शन आता है, जीके है, जीएस है, रीजनिंग है, जो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर का एक उसका वेटेज है ना। 200 में 50 नंबर का वेटेज है। तो वो उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो एसएससी जेई का टेक्निकल ना सही लेकिन नॉन टेक्निकल कोर्स फिलहाल हम ऑनलाइन दे पा रहे हैं। आप वहाँ आ सकते हैं। ऐप कैसे ऑनलाइन पर आप आएंगे तो ये हमारा ऐप का लोगो है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड डालकर सर्च करें। इस तरह का एक लोगो सामने आएगा, उसको डाउनलोड करें, उसमें अपने को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना। जो बच्चे आईटीआई के हैं या जो बच्चे हमारे जेई के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। तो मैं मैकेनिकल का हूँ, आपको मालूम है, और हम लोग मैकेनिकल के सब्जेक्ट के साथ इस समय डील कर रहे हैं। इसमें मैं 2 सब्जेक्ट लेकर यूट्यूब पे आ रहा हूँ। एक तो थ्योरी ऑफ मशीन का है जिसमें हम लोग बेल ड्राइव पढ़ रहे हैं। 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं, उसका लगभग 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और एक कोर्स और लेके चल रहे हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहें एसएससी जेई में या अप्लाइड मैकेनिक्स कहें डिप्लोमा में, तो ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं आप तो मैकेनिकल और सिविल के लिए तो फाउंडेशन कोर्स है। बिना पढ़े, बिना इसके बुनियाद पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं किस बीटी से या किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड से, या आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, या बहुत सारे बच्चे क्योंकि हम लोग यूपी में हैं, लखनऊ में है, तो एकेटीयू की बात करते हैं, एकेटीयू से बीटेक कर रहे हैं, तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से सभी ब्रांचेज के लिए ये कोर्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या बीटेक फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है। तो जो इसमें कंटेंट डील किया जाएगा वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आगे कहाँ तक हम लोग हो पाए हैं। तो अगर आप कहते हैं हमारे इस प्ले लिस्ट में जाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो आपको 2 वीडियो अभी तक बन चुके हैं, है ना। 2 वीडियो जो बने हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा देखा है, जल्दी से उसको रिकैप कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा क्या कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहें चाहे अप्लाइड मैकेनिक्स कहें, इसको नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। इसको क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करके बताया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसे कहते हैं, किस टाइप की स्टडी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। तो पता ये चला था कि अगर कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी रिजिड है और रिजिड बॉडी पर एक कोई फोर्स लगता है, तो अगर इस फोर्स की स्टडी इस रिजिड बॉडी पे किया जाए, इस बॉडी पर फोर्स लगने के बाद इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, अगर इसकी स्टडी किया जाए, है ना, तो इसी स्टडी को हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये सब समझा था। उसके बाद मैकेनिक्स को और डीपली क्लासिफाई किया था, तो आपने कहा था कि स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है। फिर डायनामिक्स को और क्लासिफाई किया तो काइनेटिक है, काइनेमेटिक्स है। इस टाइप की डिटेलिंग हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा। और सेकंड लेक्चर में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा कि जो है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना,
तो उसमें कहते हैं न्यूटन्स के तीनों नियम को हम लोगों ने देखा था, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है ना। तो पहला नियम अगर आपको याद हो तो पहले नियम में क्या हम लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव करती है तो मूव करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने समझा था। अगर आपको थोड़ा सा देखना हो तो लेक्चर 2 में आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट से आइडिया मिल जाएगा। जब इसमें आते हैं तो यहाँ पर न्यूटन साहब ने फोर्स को एक वैल्यू देने के काम किया कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ तो एक परिभाषा के तौर पे आया था, लेकिन यहाँ तक आते आते वो वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स को कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और फॉर्मूला प्रूफ करने के बाद आया था m इंटू डी वी बाई डी टी और प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, है ना। जहाँ पे ये माना गया था कि वेलोसिटी क्या है, ये v इज द वेलोसिटी एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी m मास की है जो v वेग से मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला फोर्स ये होगा। हाँ, यहाँ एक बात जरूर आई थी कि नॉर्मली हम लोग अर्थ पे किसी बॉडी के मास को वेरिएबल नहीं मानते हैं। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, जैसे ही आप बॉडी के मास को कांस्टेंट करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, जो उसका डिफरेंशियल होता है किसी भी कांस्टेंट का, वो जीरो हो जाता है। और जब जीरो हो जाता है तो इसको हम लोग कह देते हैं F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी को हम लोग जानते हैं कि ये डी वी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। ये बहुत आराम से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग फोर्स की वैल्यू को लिखते हैं m इंटू ए। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये जनरल फॉर्मूला है फोर्स का। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, एक सामान्य फॉर्मूला जहां पर आप ये मान रहे हैं कि ना तो मास कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, ना तो मास कांस्टेंट है तो ना तो वेलोसिटी, तो फोर्स का मास्टर फॉर्मूला तो यही है ना। लेकिन जहां पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मास कांस्टेंट है, वहां पर हम फोर्स को F इक्वल टू एम ए लिख पाते हैं। और तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम तो वही है जिसको हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। थर्ड लॉ क्या है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आप कहते हैं, है ना, रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात ये कहनी है कि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अधूरा लगता है ना। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सा जोड़ने वाला है कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ वैलिड है ओनली किसके लिए, ओनली फॉर रिजिड बॉडी, ओनली फॉर, एक मिनट रुकिए जरा साफ कर दें इसको, ओनली फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है, ये घटना ठीक तो है, बात सही कह रहा है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, इट इज ओनली फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है, ओनली फॉर रिजिड बॉडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। इट इज ओनली वैलिड फॉर रिजिड बॉडी। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नॉर्मली अपनी लाइफ में भी हम लोग ऐसे कहते हैं, जैसे को तैसा, खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, हाथ का बदला हाथ। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम लोग अपने ऊपर भी लागू कर लेते हैं, मानव पे भी लागू कर लेते हैं, इंसानों पे लागू कर लेते हैं और ऐसे ही बिहेव करते हैं। बस हमें खाली इतना समझना चाहिए कि क्या एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या एक रिजिड बॉडी हैं। अगर हम एक रिजिड बॉडी हैं तो नो डाउट ये हम पर लागू ही होता है। लेकिन अगर हम रिजिड बॉडी नहीं है, हम सिर्फ बॉडी नहीं है ना, हमारे अंदर मन है, आत्मा है, बुद्धि है, विवेक है, तो ये एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन न्यूटन साहब ने भी नहीं कहा कि सब जगह लागू होगा। उन्होंने भी एक स्टार लगा दिया कि इट इज ओनली फॉर रिजिड बॉडी। हम ही लेके क्यों परेशान है। खैर ये सब दूसरी बातें हैं, इससे साइंस को क्या लेना देना। ठीक है, साइंस को समझा जाए तो ये तीन तरह की चीजें हम लोगों ने लेक्चर सेकंड में समझा था। अब यहाँ अब जो आगे बात बढ़ने वाली है, फोर्स को बॉडी पे लगा दिया, उसके बाद इसकी स्टडी करनी है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बॉडी पर, ये जो हमारी रिजिड बॉडी है, क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारी बॉडी हमेशा क्या रहेगी, रिजिड। जब तक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तब तक बॉडी रिजिड है। जैसे ही ये बॉडी रिजिड नहीं होगी, डिफॉर्मेबल होगी, तुरंत इसी सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। खैर, जब तक ले हमारा रिजिड बॉडी है, ये मैकेनिक्स है। अब हमें पहला काम ये है कि
ऐसा तो है नहीं कि एक बॉडी पे केवल एक ही फोर्स लगेगा, इट मे बी कि इस बॉडी पे और भी फोर्स लगे, एक फोर्स इधर लगे, एक इधर लगे, एक इधर लगे, ऐसे करके लगे। F1 है ना, F2 एंड F3, F4 एंड सो ऑन, ऐसे लग सकते हैं। तो इतने फोर्स जब किसी बॉडी पे लगेंगे तो हमें उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये तो समझे कि ये तो रैंडम हो गया, रैंडम अप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, रैंडमली फोर्स अप्लाइड है, कोई किधर भी लग रहा है। तो हम रैंडम चीजों का बहुत प्रॉपर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। हम हर रैंडम चीज को पहले कुछ सिस्टमेटिक ले आते हैं, सिस्टमेटिक करने के बाद ही कुछ अध्ययन कर पाते हैं। तो पहले हम ये देखें कि फोर्स बॉडी पे कितने तरीके से लग सकता है ना। फोर्स बॉडी पर कितने तरीके से लग सकता है, इसको हम कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी। क्या किस नाम से जानेंगे? अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेज। हम ये समझें कि फोर्स का बॉडी पे लगने के कितने टाइप के अरेंजमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेज, है ना, ये पहले समझें। जब अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस कहते हैं तो इसी का मतलब होता है, इसको एक शब्द में बोलते हैं कि फोर्स सिस्टम, है ना। फोर्स सिस्टम कि फोर्सेस के लगने का सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब व्यवस्था। फोर्स किस व्यवस्था से किसी बॉडी पर लग रहे हैं, तो पहले हम ये समझें, उसके बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए पहले हम अगले कुछ स्लाइड्स में ये देखें कि फोर्स सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए इसलिए पहले से डाल रखा है कि फोर्स सिस्टम को नॉर्मली हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक को बोल रहे हैं, ये एक चार्ट है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, है ना। क्या लिखा है? फोर्स सिस्टम, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक कोप्लेनर, एक नॉन कोप्लेनर। फिर कोप्लेनर को डिवाइड किया चार पार्ट में, कोलीनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, और उसके बाद नॉन कॉन्करेंट या इसी को कह लें जनरल। ठीक है, फिर नॉन इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्करेंट, पैरेलल और जनरल, या मतलब नॉन कॉन्करेंट। अभी परेशान ना होइए, इसको देख लेते हैं क्या है ना। चलिए, तो फोर्स सिस्टम का मतलब क्या समझा हमने? फोर्स सिस्टम की परिभाषा क्या हुई कि अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेज ऑन ए बॉडी। ये तो बात क्लियर हो गई। फोर्स सिस्टम की परिभाषा कोई पूछे व्हाट इज फोर्स सिस्टम, तो आप कहेंगे सर अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर बलों के लगने की व्यवस्था को ही हम फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया हमने कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। तो जरा देखते हैं कि कोप्लेनर को अगर थोड़ा सा हिंदी शब्द लिख लें बगल में, जहां तक मुझे आता है, तो इसको कहते हैं समतलीय। समतलीय, ठीक है। यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है कि समतलीय मतलब समान तल पर, सेम प्लेन पर। तो कोप्लेनर का मतलब हुआ कि अगर सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन पे लग रहे हैं। तो प्लेन को थोड़ा समझ लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि सब डिप्लोमा या बीटेक है तो प्लेन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जिस्ट ले लेते हैं, किसी को नहीं आइडिया है तो देख लेते हैं प्लेन का मतलब क्या है। देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को एक्स वाई जेड, इतने होशियार हो चुके हैं ज्योमेट्री से पढ़कर कि हम ब्रह्मांड को एक्स वाई जेड तीन एक्सिस में बांध सकते हैं। किसी भी स्पेस में किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है, हम एक्स वाई जेड एक्सिस बना कह देते हैं भैया ये पॉइंट यहाँ पर है, इसकी दूरी एक्स से इतनी, वाई से दूरी और जेड से इतनी है, एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू लिखते हैं, फिक्स हो जाता है कि वो पॉइंट वहीं पे है। ठीक है, तो वो जरा देखें एक्स वाई जेड से प्लेन कैसे बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, देखिए जरा, हमने कहा कि ये दो एक्सिस मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, बहुत जल्दी देखते हैं, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये ठीक वही है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का कोई कोना ढूंढ लें, कोई भी कोना पकड़ लें, एक कोना पकड़ लिए, और जो फर्श से किनारे किनारे जो कॉर्नर जा रहा है, एक लाइन जा रही, वो एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल जा रहा है मेरे कमरे में वाई है, और जो बोर्ड के नीचे से जा रहा है ये जेड है। ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर कोई कहे कि प्लेन बताइए क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं दीवार का और फर्श का नाम रखना चाह रहा हूँ। तो ये जो कोना हुआ, ये वाला कोना, एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो ये जो हमारे पास एक दीवार बनी, ये दीवार बनी, ये इस दीवार के बनने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो इस प्लेन को, इस सतह को हम लोग कहेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, इस तरीके से एक प्लेन हो गया। ठीक, वैसे अगर कोई फर्श का नाम क्या है, तो आप कहेंगे भाई फर्श कैसे बनता है, एक्स और जेड से। जरा फर्श देखा जाए, फर्श किससे बनता है, फर्श बन रहा है एक्स से और जेड से। तो जरा देखा जाए कैसे बनेगा फर्श, तो फर्श तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है,
इस फर्श को आप कहेंगे किससे किससे बना है, तो आप कहेंगे कि ये बना हुआ है एक्स जेड से। तो इस सतह को, इस फर्श को कहेंगे एक्स जेड प्लेन। ठीक है। अब चाहे फर्श पे आपने मार्बल लगवा रखा हो, चाहे टाइल्स, चाहे सिंपल मिट्टी की फर्श हो गोबर से लिपा हुआ, तब भी इसका नाम क्या रहेगा, एक्स जेड प्लेन। ऐसे ही इस दीवार का, जिस दीवार पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इसका अगर नाम देते किससे बना हुआ है, तो ये कहेंगे किससे बना है। देखिए ये बना हुआ है वाई एक्सिस से, है ना, और साथ में जेड एक्सिस से। तो अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो प्लेन बना हुआ है इसको बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज वाई जेड प्लेन। ठीक है ना, वाई जेड प्लेन। तो कुल मिला के 3 प्लेन पर हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अगर कोई बॉडी प्लेन से बाहर मान लीजिए हवा में है, तो हम क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए पेन है, ये पेन इस समय किसी प्लेन पे नहीं, ना दीवार पे है ना फर्श पे है, हम क्या बताएंगे, इस पेन की दूरी इस दीवार से कितनी है, फर्श से कितनी है, और उस दीवार से कितनी है। तीनों प्लेन से इसकी दूरी बता दें, तो दूरी बता देने के बाद तो फिक्स हो गया ना कि अभी पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पेन कहाँ मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने कहा कि समतलीय का, अब अगर कोई कहे समतलीय है, समतलीय का मतलब कि जितनी भी चीजें हैं सब एक ही तल पे हैं, सब एक ही प्लेन पे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, क्या मतलब हुआ कि अगर सारे के सारे फोर्सेज, मान लेते हैं कोई फोर्स F1 है, ऐसे है, F2 है ना, एक इधर जा रहा है, F3 है, ठीक है, और भी कुछ भी हो सकता है, F4 है, जितने भी फोर्स लगे हैं, बस शर्त ये है कि ये सारे एक ही प्लेन में है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये प्लेन और ये प्लेन है, ये प्लेन एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये किस प्लेन में है, एक्स और वाई से बनने वाले प्लेन में सारे फोर्स हैं, इसी तरीके से दीवार पे चिपके हुए हैं, है ना। तो ये कहेंगे आपकी ये सारे फोर्स एक्स वाई प्लेन में है ना। अब जब एक्स वाई प्लेन में है तो इसलिए इसको कह रहे हैं समतलीय। ठीक है ना, ऑल आर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो ऐसे ही क्योंकि सारे एक्स वाई प्लेन में समतलीय हो गए, वाई जेड में हो जाए, जेड एक्स में हो जाए तो भी समतलीय हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, असमतलीय का मतलब क्या है कि 4 फोर्स लगे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। एक फोर्स एक्स वाई प्लेन में है, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा, मान लेते हैं एग्जांपल यहाँ देखने की कोशिश करें, सपोज दैट एक फोर्स इस दीवार पे चिपका हुआ है, एक फोर्स मान लेते हैं यहाँ चिपका हुआ है, एक फोर्स इधर चिपका हुआ है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे तीनों फोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे हैं, इसको कहेंगे असमतलीय। अब ये बॉडी बन जाएगी 3D में, है ना। ठीक है। तो जब 3D में बन जाएगा नॉन कोप्लेनर, तो ये मैटर कहाँ पहुंच जाएगा, 3D में। अब 2D बोर्ड पर 3D को बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसको डायग्राम से दिखाना मुश्किल है, थोड़ा आप खुद ही एज्यूम करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे फोर्सेज हैं। ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि को प्लेनर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो कहा गया कोलिनियर। कोलिनियर को जहां तक मुझे पता है इसको कहते हैं संरेखीय। संरेखीय, संरेखीय मतलब क्या है, एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर अगर कई फोर्सेज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और सारे के सारे फोर्स एक ही लाइन पर हो, तो उसे आप कहेंगे कोलिनियर। कैसे, मान लेते हैं कि एक फोर्स ये, ऐसे शुरू किए, अभी इसको हम एक लाइन खींच ले पहले। ठीक, सपोज दैट ये कोई एक लाइन है। ठीक, अब मैं इस पे ऐसा कर रहा हूं कि एक फोर्स ये है जिसको कह रहा हूं F1। ठीक है, ये F1 है। ठीक, एक फोर्स ये है सपोज दैट F2। F2, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इसका नाम है F3। तो इसमें और कोई समानता हो ना हो, लेकिन ये सारे के सारे फोर्स एक ही लाइन में है ना। इट मे बी कि अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है या डिफरेंट डिफरेंट है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि सब एक ही लाइन में है ना, ऑन द सेम लाइन, इसको कह सकते हैं कि ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर। अगर सारे फोर्स एक ही लाइन में हो, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस एक लाइन पर अगर है, तो आप क्या कहेंगे, को लीनियर। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्या है, कॉन्करेंट। जरा कॉन्करेंट को समझा जाए क्या है, आइए। कॉन्करेंट को बोलते हैं हिंदी में संकेंद्रीय। अगर सारे फोर्स एक ही केंद्र से जा रहे हो, किसी एक ही बिंदु से गुजर रहे हो, तो उसे कहेंगे संकेंद्रीय।
ठीक है ना। देखते हैं क्या है संकेंद्रीय। ठीक, आइए, इसको कहते हैं हम लोग संकेंद्रीय। क्या बोलेंगे इसको? संकेंद्रीय, एक ही केंद्र से जाने वाले। सपोज दैट कि अगर तीन चार फोर्स हों या ज़्यादा फोर्स हों और वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हों, सपोज दैट देखिए ऐसे हमने कुछ लाइनें पहले बना दिया है। अब मान लेते हैं कुछ फोर्सेज हैं, ठीक है। एक फोर्स इस पॉइंट से इधर जा रहा है, ठीक है, इसका नाम दिया गया F1, ठीक है। इस पॉइंट पर लग रहा है। मान लेते हैं एक फोर्स यहाँ पर है, लेकिन लग यहाँ रहा है, लेकिन जा इस तरफ रहा है, इसको कह रहे हैं F2। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है लेकिन इसको पुश कर रहा है, तो इसको कह रहे हैं F3, ठीक है। एक और मान लेते हैं कि इधर से इधर जा रहा है, इसको कह रहे हैं F4 एंड सो ऑन, ऐसे हो सकते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट, अगर इस नाम दे दें पॉइंट का, ये पॉइंट, ये फोर्स पॉइंट ए पे लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स पॉइंट बी पर लग रहा है, और ये पॉइंट हमारा सी है। चार फोर्स डिफरेंट डिफरेंट थ्री पॉइंट पे लग रहे हैं, थ्री पॉइंट पे लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं। संकेंद्रीय का मतलब ये नहीं है कि एक ही बिंदु पे लग रहे हो, एक ही बिंदु से गुजर रहे हो। इफ ऑल द फोर्सेज आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो इसे आप कहते हैं संकेंद्रीय। तो मैं इसको भी कॉन्करेंट इसलिए कह पा रहा हूं, है ना, इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये एक ही बिंदु से इनकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर आगे पीछे बढ़ाया जाए, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहीं से गुजरेगा, या इसको पीछे अगर करें तो यहीं से गुजरेगा। तो ऑल आर एक्टिंग एट पॉइंट कहाँ पे? एट पॉइंट सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जब हम सॉल्व करने चलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसको एज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की तरीके से डील करेंगे। उनकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे या पीछे बढ़ाने से अगर वो एक ही पॉइंट से गुजरते हुए दिखाई पड़े, तो हम कहेंगे ऑल फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड दे आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात करते हैं हम लोग, जिसको कह रहे हैं पैरेलल। और पैरेलल को सभी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? पैरेलल का मतलब होता है समांतर, ठीक है ना। तो पैरेलल का एक ही मतलब होता है समांतर, ठीक है। अब समांतर को जरा समझें कि अगर दो फोर्सेज, चार फोर्सेज, पांच फोर्सेज पैरेलल लग रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। आइए समझा जाए, ठीक है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ फोर्सेज हैं। एक फोर्स ये है, इसको कह रहे हैं F1। एक फोर्स ये है, इसको कह रहे हैं F2। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, एक फोर्स थोड़ा बड़ा कर दें, इसको छोटा कर दें। एक फोर्स ये है, इसको कह रहे हैं F3। तीनों की लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना। लेकिन एक बात सेम है कि तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो डायरेक्शन सेम होने से पहले देखें तो अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन को देखा जाए, तो लाइन ऑफ एक्शन तीनों की पैरेलल है ना। ये पैरेलल तो है, P A, पैरेलल है, ठीक है। इसी फोर्स को कह रहे हैं पैरेलल। अब पैरेलल में भी दो संभावनाएं बनती हैं कि अगर सबकी डायरेक्शन भी एक हो। लाइक का मतलब क्या हुआ कि पैरेलल तो रहे, ठीक है, लेकिन इनकी सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। जैसे ये हमारा है पैरेलल, लेकिन ये एग्जांपल किस चीज का है? ये एग्जांपल है लाइक पैरेलल का, क्योंकि पैरेलल के साथ साथ इन सब की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये हमारे क्या क्या कहलाएंगे? लाइक पैरेलल, है ना। ये है हमारे लाइक पैरेलल, है ना। अगर इसी में से किसी एक फोर्स ने बदतमीजी कर दिया और उसकी डायरेक्शन बदल जाए, जैसे हम ये एज्यूम कर ले, जैसे हमने एज्यूम किया कि हमारे पास दो तीन फोर्सेज लग रहे हैं। एक फोर्स F1 तो बदतमीजदार था, ऐसे ही चल रहा था। दूसरा फोर्स F2 नीचे आ गया मान लेते हैं, और तीसरा फोर्स कहते हैं F3 ऊपर आ गया। अब ये पैरेलल तो है, पैरेलल होने में कोई कंडीशन बाकी नहीं है, दे आर पैरेलल। बट इसमें एक ने गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए इसको कहेंगे अनलाइक पैरेलल। दिस इज नोन एज अनलाइक पैरेलल, है ना। ठीक है, किसी बॉडी पे अगर ऐसा दिखाई पड़े तो फोर्स पैरेलल है लेकिन अनलाइक है, सेम डायरेक्शन। अनलाइक का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, डिफरेंट
डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर अनलाइक है तो ये हमने डिवाइड कर लिया कोप्लेनर को, कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल। अच्छा, अब एक बचता है लास्ट में, ये मास्टरपीस है, ये जनरल है। जनरल मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों का मिक्सचर हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। तो उस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, या एक शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है, इन तीनों का कुछ ना कुछ मिक्सचर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज दैट, हाँ, को जरा साफ कर दें, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट को समझा जाए, कुछ फिजिकल एग्जांपल से समझा जाए। सपोज दैट कि जैसे अपने पास कोई एक मेज आपके घर पे है, वो मेज कुछ ऐसे करके ऊपर से दिखता है, ठीक है, आयताकार मेज होगी, ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस आयताकार मेज पे मान लीजिए कुछ फोर्सेज लगे हैं, कि एक फोर्स इधर लगा है। फोर्स क्या मतलब हुआ, समझिए कि आप घर में चार पांच भाई बहन हो या कुछ बच्चे हो, यहाँ पे एक धागा बांध के, रस्सी बांध के इधर घसीट रहे हैं, तो आपने कहा कि एक आदमी F1 फोर्स से घसीट रहा है। एक आदमी इसको कहते हैं इस तरफ से धक्का दे रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है, हाथ से पकड़ के इसको धक्का दे रहा है, मान लेते हैं F2 फोर्स से धक्का दे रहा है, कुछ एंगल भी होगा, हम कह देते हैं 30 डिग्री पे है, या इसको बोल देते हैं 40 डिग्री पे है ना। एक आदमी इसको कहते हैं कुछ इधर घसीटना शुरू कर दिया, F3 हो गया, ये मान लो 30 डिग्री पे है। एक आदमी कुछ यहाँ से लग के ऐसे घसीटना शुरू कर दिया, ठीक है, F4 हो गया, इसको कह देते हैं 120 डिग्री पे है। अब इस तरह से फोर्स सिस्टम लगा है, तो जरा इसको कंपेयर करें कि ये जो हमने पढ़ लिया है कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, क्या ऐसा है? ना ही सारे फोर्स को लीनियर है, किसी भी के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को कितना भी आगे पीछे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चारों फोर्स किसी एक बिंदु पे मिलते हुए दिखाई पड़े, है ना। इतना दोस्ती तो किसी में नहीं है, इसलिए कॉन्करेंट नहीं, ये कहते हैं कॉन्करेंट नहीं हुए। को लीनियर क्यों नहीं है, कि एक लाइन में तो कोई है नहीं, पैरेलल की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसको कह रहे हैं कि ये हमारा एक जनरल फोर्स सिस्टम है, ठीक है ना, ये एक जनरल फोर्स सिस्टम है, जनरल फोर्स सिस्टम। इसी जनरल फोर्स सिस्टम को सामान्य भाषा में या किसी बुक में देखेंगे, या हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं, इसी को बोल देते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो समतलीय का डिवीजन हो गया, ठीक है। असमतलीय में भी यही डिवीजन पॉसिबल है, कि अगर कहते हैं नॉन, ये कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स हो, एक तल पे ना हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे हो, 3D सिस्टम में दिखाई पड़े, तो 3D सिस्टम में भी क्या होगा, यही डिवीजन पॉसिबल है, कॉन्करेंट हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, जनरल हो सकता है। इस पैरेलल के भी दो हिस्से हम लोग कर सकते हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ भी हम लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल की बात कर सकते हैं, अनलाइक पैरेलल, ठीक है, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। लेकिन ये 3D में है, इसको बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। और एक मजे की बात यह है कि जो कुछ हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, या एसएससी जेई में के सिलेबस में है, तो ये अपने सिलेबस में भी नहीं है ना। इसलिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, कि इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कुछ पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, और पूरी चीज़ों को आगे लेके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगला काम क्या बचता है, कि अगर किसी बॉडी पर इनमें से कोई फोर्स लगा हो, चाहे ये लगा हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सामने टेबल है आपके घर पे, और 4 से 5 लोग इसको दाएं बाएं इधर उधर घसीट रहे हैं। शर्त यह है कि ये सारे फोर्स कैसे हैं, समतलीय हैं, एक ही तल पे लग रहे हैं। क्या मतलब हुआ, कि आप अगर जिसने भी टेबल पे रस्सियां बांधी हैं, एक ही प्लेन पे बांधी हैं, और सभी लोग हॉरिजेंटली घसीट रहे हैं, ऐसा नहीं कोई ऊपर घसीटे कोई नीचे घसीटे, एक ही प्लेन पे घसीटेंगे या धक्का देंगे। आप धक्का दीजिए, चाहे घसीटिए, चाहे पुश करिए, है ना, चाहे आप पुश करिए या पुल करिए, इससे फर्क नहीं है, बट इनको एक ही तल में होना है, ये शर्त है। इस शर्त को फॉलो करते हुए हमारा अगला उद्देश्य क्या होगा, कि 5 लोग 4 लोग इस टेबल को कुछ कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं, तो जानना तो ही चाहते हैं ना, कि इस टेबल के साथ क्या होने वाला है, इस टेबल के साथ क्या होने वाला है, यही एक तो क्वेश्चन मार्क है। तो ये टेबल किधर जाएगी, कौन अपने साथ लेके जाएगा, झगड़ा हो रहा है, कौन जीतेगा, है ना। तो इस चीज को पता करने के लिए हमें इस टेबल पर
इस ऑल फोर्सेस का क्या पता करना है? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट किसका? नेट इफेक्ट ऑफ किसका? F1 F2 F3 F4 सभी बलों का रिजल्टेंट, सभी बलों का नेट इफेक्ट, कुल प्रभाव कितना बढ़ेगा, ये जानना चाहते हैं। जिस तरफ इन सब का नेट इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्टेंट होगा, उसी तरफ ये बॉडी मूव करेगी। और जब एक बार हमें मिल जाएगा कि रिजल्टेंट कितना है, कितना फोर्स इस पे आ रहा है, उसके बाद तो दुनिया आगे बढ़ गई। फिर हम चाहे स्टैटिक्स पढ़ें चाहे डायनामिक्स पढ़ें, जब फोर्स मिल जाएगा तो F=ma कर देंगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। जब एक्सप्रेशन मिल जाएगा, कोई हमसे पूछे आधे घंटे बाद बॉडी कहाँ दिखाई पड़ेगी, तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे, टाइम निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, सब कुछ निकाल के धर देंगे। तो अगला काम क्या है कि हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है ना? इसी शब्द को, जो नेट इफेक्ट है, इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, है ना? तो अब हम अगले स्लाइड्स में ये देखेंगे कि हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये जो फोर्स सिस्टम पढ़े हैं, कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट, का अलग अलग देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए देखते हैं, चलिए। तो हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें निकालना है नेट इफेक्ट। क्या निकालना है? नेट इफेक्ट ऑफ ए फोर्स सिस्टम। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए फोर्स सिस्टम। ठीक है? नेट इफेक्ट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं रिजल्टेंट। दिस इज नोन एज रिजल्टेंट। ठीक है? रिजल्टेंट को हिंदी में बोलते हैं परिणाम। ध्यान रखिएगा, परिमाण नहीं, परिणाम, है ना? तो रिजल्टेंट फोर्स का अगर हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो हम कहेंगे यहाँ पे परिणामी बल निकालना है। तो हमें यह सीखना है कि हम परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स, किसी बॉडी पर फोर्स सिस्टम हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? चलिए, उसके लिए थोड़ा सा फोर्स के बारे में स्टडी करना चाहिए हमें। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स तो पहले से आपने बताया है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स आपने कहा था कि एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच विल ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। मीन्स बॉडी जहां भी है, उसकी जैसी भी है, उसकी अवस्था में परिवर्तित करने को, चेंज करने की कोशिश करेगा। ट्राई वर्ड जरूरी है, कोशिश ही करेगा। कोशिश उसकी कामयाब रही तो बॉडी मूव करेगी, नाकामयाब रही तो बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी, लेकिन फोर्स तो तब भी लगेगा ना। ठीक है? तो फोर्स ये चीज है। अच्छा, फोर्स के लिए खास बात और क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा इसको भी थोड़ा समझेंगे। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या कहते हैं? इसको सदिश राशि है ना? सदिश राशि है। तो क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं राशि, है ना? तो एक बार ये भी समझना जरूरी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मोटा मोटा आइडिया क्या है। फिर हम जब फोर्स को समझ लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? आइए जरा समझें। इसको निकालने से पहले हम लोग समझें कि क्वांटिटी क्या है। ठीक है ना? क्वांटिटी, ठीक, ये क्वांटिटी क्या चीज है, ये समझना है। आइए देखें। तो कोई भी क्वांटिटी, जिस चीज को हम बताते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई आप कितने किलोग्राम के हो, तो आपने कहा मैं 70 kg का हूं, है ना? 70 kg का हूं, तो ये जो आपने बताया मुझे क्वांटिटी बताई। आलू लेके आ रहे हैं, दाल लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं, दही लेके आ रहे हैं, सब किसी न किसी क्वांटिटी में। आपकी बैग में कितने बुक हैं, तो आप कहते हैं 5 बुक्स हैं, ये क्वांटिटी है। आपकी पर्स में कितने रुपए हैं, तो आप कहते हैं 1000 रुपए हैं, 1000 है, तो ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को अगर समझा जाए, ये दो टाइप की क्वांटिटी होती है ना? क्वांटिटी, इसको कह रहे हैं राशि, है ना? ठीक। नॉर्मली अपने लेवल पे हम कह रहे हैं दो टाइप की है, वैसे एक और होता है जिसको टेंसर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसको बोलते हैं अदिश राशि, और एक को बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोल रहे हैं सदिश राशि। स्केलर और वेक्टर, है ना? एक्चुअली क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए हमें कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। जैसे क्या क्या बताना पड़ता है कि वो चीज कितनी है, एक तो ये बताना पड़ेगा कितनी है, पहली बात।
दूसरी बात ये बताना पड़ेगा कि वो चीज़ किधर है ना। और आगे चल के देखेंगे एक चीज़ और बतानी पड़ेगी कि वो चीज़ कहाँ है, ठीक है ना। तो अभी हम तीसरा पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी को केवल पहले कितनी और किधर के बेसिस पे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। और कितने का मतलब होता है, यहाँ बताते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इधर से मतलब होता है, इसको बताते हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन, ठीक है ना, ये है। ठीक है, इसी को एक तरीके से और हम लोग कहते हैं हिंदी में, टेक्निकल भाषा में, इसी मैग्नीट्यूड को, कोई चीज कितनी है, इसको कहते हैं परिमाण। ध्यान रखिएगा, परिणाम नहीं, परिमाण। दिस इज नोन एज परिमाण, है ना। और इसको बोलते हैं दिशा, ठीक है। तो परिमाण और दिशा, तो किसी भी क्वांटिटी को परिमाण और दिशा के नाम पर आप बता सकते हैं। जैसे आपकी जेब में कितने रुपए हैं, आपने कहा 1000। उसके बाद एक बात कंप्लीट हो गई। आपको ये नहीं बताना है कि 1000 आपका ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ में है, ये तो नहीं बताना ना। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई मनी है तो मनी एक ऐसी क्वांटिटी है कि इसको कितने से बता दिया गया तो काम पूरा हो गया, डायरेक्शन नहीं बताना है। जैसे आप मार्केट में गए आलू लेने के लिए, तो आपने कहा भाई 5 किलो आलू दे दो। तो 5 किलो आलू का मतलब क्या हो गया कि इतना सफिशियंट है। आप उसको ये नहीं बताएंगे 5 किलो आलू ईस्ट में देना, वेस्ट में देना, नॉर्थ साउथ, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। तो जैसे आलू की बात करें तो उसको आप आलू ना कह के आप क्या कहेंगे, मास, द्रव्यमान, है ना। जैसे वॉल्यूम, आयतन, दूध लेने जाते हैं, 2 लीटर दूध दे दो भाई, तो आप कहते हैं बस इतने से काम चल जाता है, आपको और कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, और बताइए कुछ, डेंसिटी, है ना, घनत्व, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो है आपके पास ये है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट जोड़ना है हमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो जो मेजर अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आप कहेंगे जैसे डिस्टेंस। इसको याद रखिएगा कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरी, है ना। और ये स्पीड, इसको बोलते हैं चाल। तो ये दूरी और चाल, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। चर्चा करेंगे क्यों। ऐसे जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो इस तरफ जो अच्छे एग्जाम्पल हमें लेने हैं, तो पहला तो भाई हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी पहला तो हो गया फोर्स, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको धक्का दूंगा 10 न्यूटन के फोर्स से, तो क्या इतनी बात सफिशियंट है। क्या मैं धक्का किधर से भी दूं, आपके साथ जो कुछ होने वाला वैसे ही होने वाला है। अरे भाई पीछे से देंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे, और आगे से देंगे तो आप सर के बल गिरेंगे। इट मीन्स अगर मैं खाली इतना कहता हूं कि मैं आपको 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का देना है, इसी से कहते हैं कि एक्स से कहा कि वाई को 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे दीजिए, तो इतनी बात सफिशियंट नहीं है। क्योंकि इतनी बात कह के उसे आप छोड़ देंगे तो कभी वो पीछे से धक्का देगा, कभी आगे से, कभी बाएं से, कभी दाएं से, और वो आदमी दूसरे तरीके से चोट खाएगा। ये बात बताना जरूरी होगा कि कोई ना कोई डायरेक्शन देना होगा कि भाई 10 न्यूटन के फोर्स से आप पुश करिए या पुल करिए, लेकिन पीछे से करिए, सर से करिए, मुंह से करिए, पेट पे मारिए, हाथ पे मारिए, इस तरह बताना पड़ेगा आप, ठीक है। एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो फोर्स वो चीज है कि आपको ये भी बताना है कि कितना। तो आपने कहा 10 न्यूटन, किधर, तो आपने कहा पीछे से आगे, ठीक है ना। ये बताना पड़ेगा, इसलिए फोर्स को दोनों की जरूरत है। ऐसे ही कहते हैं, मान लो मोमेंट है, आघूर्ण, है ना। तो मोमेंट कितना, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई कहे वेलोसिटी, वेग, है ना, वेलोसिटी, इसको आप बोलते हैं वेग, ठीक है। लिख लेते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि चाल और वेग में क्या अंतर है, ठीक है, ये जानना पड़ेगा। वेग एक और टर्म है, वेलोसिटी, ठीक है, और एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो एक बात ये समझना जरूरी है कि आपको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यार ये अगर यूनिट देखी जाए, यूनिट देखी जाए, तो आपको डिस्टेंस की यूनिट भी क्या मिलेगी, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या मिलेगी, मीटर। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस किस लेवल पे दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको तय करना है। सिमिलरली अगर देखा जाए यूनिट में, तो इसकी यूनिट भी सेम मिलेगी। स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
तो आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कहाँ पे दिखाई पड़ता है। अंतर कहाँ पे दिखाई पड़ता है, किसके बीच में, इसके बीच में, सॉरी, इन दोनों के बीच में अंतर क्या दिखाई पड़ता है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो इसको भी चर्चा कर लेंगे किसी दिन। बहुत आसान सी चीज़ है, बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर बताऊंगा तो आपको बेइज्जती महसूस होगी, है ना। क्लास 6 7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में लिखिएगा। तो इसको एक दिन 10 मिनट लगेगा, देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, हमने समझा कि क्या है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इससे ये बात हमने क्लियर कर लिया। अब जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्लियर हो गया कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो डायरेक्शन होगा और एक मैग्नीट्यूड होगा, है। तो मजे की बात यह है कि अब यहां से जादू शुरू होता है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनको हम पेपर पर दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं आप कितने किलो के हैं, आपने कहा 60 किलो के हैं, 60 kg के हैं, हमने पेपर पे दिखाओ कैसे है। तो आप मैक्सिमम इतना ही कर सकते हो कि आप ऐसे लिखोगे 60 kg, है ना। हमने कहा आपके जेब में कितने रुपए हैं, तो आपने कहा 1000, तो आप खाली इतना लिखोगे कि ₹1000। ठीक है, बस इतनी ही बात लिख सकते हो, लेकिन इससे कोई डायग्राम नहीं बना सकते हो। आप 60 kg या 1000 रुपीज का डायग्राम नहीं बना पाओगे। हाँ हाँ, नहीं बन तो जाएगा, आप कहोगे ना कि एक नोट बनाएंगे, उस पर गांधी जी को छापेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 1000 रुपी। तो इस टाइप का काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई टेक्निकल काम नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायग्राम बना सकते हैं। कैसे, मैग्नीट्यूड को लेंगे, मैग्नीट्यूड से हम डिस्टेंस को दिखाएंगे। एक डायग्राम मान लीजिए, कोई लाइन खींचेंगे तो लाइन की लंबाई दिखाएगा मैग्नीट्यूड, इसको दिखाएंगे एक लाइन से। ठीक है, और डायरेक्शन को दिखाएंगे एंगल से। ठीक है, तो ये एंगल एंगल की मदद से और एक लाइन की मदद से हम फोर्स को, कहाँ गया फोर्स, इस फोर्स का एक डायग्राम बना सकते हैं। इसीलिए आपने जितने भी फोर्स के डायग्राम देखे होंगे तो ऐसे दिखाई पड़ा होगा कि भाई फोर्स, एक किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कैसे दिखाते हैं, एक लाइन दिखा देते हैं। ये लाइन की लंबाई शो करता है कितना है, और इसी पे जब एरो बना देते हैं तो ये शो करता है किधर है। आप कह देते हैं कितना है, इतना है, इधर है, इधर है। तो इस टाइप से हम इसका डायग्राम बना पाएंगे। जब डायग्राम बना पाएंगे तो मतलब किसी बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उन फोर्सेस का डायग्राम बना पाएंगे, तो वो एक फोर्स सिस्टम के तौर पे हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद उस पे हम बहुत सारे कानून, लॉ हमारे पास हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ पॉलीगन है, हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। ये सारे नियम अपने पास हैं जिसकी मदद से हम लोग रिजल्टेंट को निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे और जितने फोर्स सिस्टम अपने पास हैं उन सब का एक एक करके रिजल्टेंट निकाला जाएगा। ढेर सारे सवाल लगाएंगे। अब जब बैठेंगे तो अपने हाथ में कैलकुलेटर लेकर ही बैठेंगे, तभी आंसर्स को आप मैच कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आज ये मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर था। चौथे लेक्चर में रिजल्टेंट के साथ मिलेंगे, कैल्सी के साथ आइएगा। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष, थैंक यू।